Good morning, students. As you know that we are revising syllabus, and we are discussing about chapter that is some basic concept of chemistry. So here we will discuss important questions of this chapter. First, actually these all questions are of typical nature. If you will go through with them, you will understand that what are the main topics or concepts which you have to know when start chemistry. So all types of questions are included here. If any topic that is left, you may ask that on my WhatsApp personally or by call. So let's start. First one, that how can we say that sugar is solid and water is liquid. हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा शुगर है ना, दैट इज़ सॉलिड, और जो वाटर है वो हमारा लिक्विड है. तो देखिए, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देन वी विल कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल, sugar has close packing of constituent particles. Its volume and shape, those are fixed. Therefore it is a solid. वाटर के बारे में हम बात करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, और उनका जो वॉल्यूम है वो तो जो कंटेनर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन उसकी शेप कभी कांस्टेंट फिक्स नहीं होती है. तो हमें ये पता होना चाहिए. आप देखिए, साइंस 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है और शायद जूनियर क्लासेस में भी होती है. तो वहाँ पर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए. सेकंड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो ये क्लासिफिकेशन, हम जो मैटर है उसको 2 टाइप से करते हैं. एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल की हम बात करेंगे तो उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस. और सेकंड हमारा होता है केमिकल, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, मैक्रो या माइक्रोस्कोपिक, है ना. इसमें हम बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स का होता है. एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हीट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मीनिंग है कि अगर हम 2 सब्सटेंसेस को मिलाएं तो उनको, है ना, वो इस तरीके से मिक्स हो जाएं कि उसके हर पोर्शन पर जो पार्टिकल्स हैं 2000 यूनिफॉर्म. जैसे वाटर में हम शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है. हीट्रोजीनियस का मतलब है कि जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं. जैसे सैंड को हम वाटर में डाल दें तो हीट्रोजीनियस हो जाएगा. इसमें देखिए, एक्चुअल में ये जो 2 टर्म्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक हमारा एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड. जो एलिमेंट हमारा होता है ना, एलिमेंट एक्चुअल में क्या है? एलिमेंट सेम काइंड्स के एटम से मिलके बना होता है ना. ये केवल किससे मिलके बना होता है? एटम से. और एटम क्या होते हैं? देखिए, जब भी एटम की बात आए तो आपके माइंड में ये बातें आनी चाहिए कि एटम हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ये तीनों अगर आप एक साथ बोलेंगे तो आप एटम को डिफाइन कर देंगे. अगर आप केवल ये बोलें कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो भाई इंडिपेंडेंट तो हम भी रहते हैं, मॉलिक्यूल भी रहते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर इंडिपेंडेंट. अगर हम केवल स्मॉल बोलेंगे तब भी नहीं बनेगा. स्मॉल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. मॉलिक्यूल भी स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल है, एटम भी स्मॉल है ना. देयर आर मैनी थिंग्स. लेकिन अगर हम ये बोलें कि दीज आर इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो हम पहुंच जाएंगे कि दीज आर एटम्स. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, व्हाट आर एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं. टोटल हमारे एलिमेंट कितने? 118 एलिमेंट. कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड सो ऑन. ठीक है, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं. अब इन एलिमेंट्स का हम क्या कर रहे हैं? इससे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. इनसे क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. एटम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं.
ठीक है, एटम और एटम से क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये दोनों अगर सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2, तो ये भी हमारा एलिमेंट है ना। O2 S4 सॉरी S8 होता है, P4 होता है, P4S8, ये भी हमारे एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो एटम्स हैं वो सेम काइंड के हैं। कंपाउंड भी हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या है कि जो हमारे एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे CO2 है ना, C6H12O6, ये सारे हमारे क्या कंपाउंड्स हैं, जिसमें भी डिफरेंट काइंड्स के हमारे एटम इंक्लूड रहते हैं, दोज आर कंपाउंड। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। तो देखिए कंपाउंड हमारे कौन से हैं, वाटर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो एलिमेंट होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। एलिमेंट हमारा सिल्वर, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है Ag। प्लेटिनम में भी एक ही एलिमेंट है Pt। मिक्सचर टी है ना, टी में कई सारे कॉन्स्टेंट रहते हैं जब हम टी बनाते हैं। स्टील में भी आयरन मेन कॉन्स्टेंट रहता है, इसके अलावा कार्बन इसमें हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऊपर वाला क्लासिफिकेशन है, उसकी एग्जांपल्स हो गए। नाउ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल चीज़ है ना, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, दैट इज़ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लेंथ है ना। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर की डेफिनेशन हमने कराई हुई है, सारी डेफिनेशंस आप लर्न कर लेना, पूछी जा सकती हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फिजिक्स में भी आपको बताई होंगी ये। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। देखिए टाइम को हम मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आप 2 घंटे पढ़ते हो है ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं आज 2 kg पढ़ा है ना। या हम लेंथ को टाइम में नहीं बता सकते। जैसे आपकी लेंथ है 1.5 मीटर की हो आप, है ना, हम कहें कि आप कितने हो, 25 सेकंड के हो, आपकी लेंथ 25 सेकंड है, ऐसे नहीं बोल सकते। इसका मतलब हुआ ये हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, इसके अलावा फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड होता है ना। सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, लेकिन डिग्री केल्विन के साथ नहीं लगाया जाता है। केमिस्ट्री में जो हम सब्सटेंस को मेजर करते हैं वो मोल्स के टर्म में करते हैं, है ना। मोल्स के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई थी। एक तो फॉर्मूला बताया था जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है, दैट इज़ N = W/m। W इज़ गिवन मास, M इज़ अ मोलर मास। इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल या एवोगैड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड थिंग इसमें बताई थी हमने कि जो C12 होता है उसके 12 ग्राम को, है ना, दैट इज़ 1 मोल। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो मोल को हम यूज़ करते हैं मोल के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडला में यूज़ करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जो साइंस नहीं पढ़ते हैं है ना, वो इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, बहुत से मास और वेट को एक ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मास वो है जो आपके अंदर प्रेजेंट है ना, जो आपकी एंटिटी है, और वेट एक तरीके का फोर्स है जो अर्थ किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी मास पर एक्सर्ट करती है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, W = m × g। m यहाँ पर मास है, W यहाँ पर वेट है। वेट को किसे मेजर करेंगे, न्यूटन में, और मास को kg में। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब देखिए जो मास है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एनालिटिकल बैलेंस आती है लैब में, हम दिखा देंगे आपको, उससे इसको मेजर कर सकते हैं। हाउ इज़ वॉल्यूम मेजर्ड इन लेबोरेटरी? कन्वर्ट 0.5 ml into 5 लीटर into ml एंड cm³ to dm³। तो देखिए वॉल्यूम को हम मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, एक देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर दिया हुआ है,
एक ब्यूरेट दी हुई है और एक पिपेट दी हुई है ना। तो ग्रेजुएटेड जो सिलेंडर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्रेजुएटेड सिलेंडर रहता है जिस पर मार्किंग होती है ना। जैसे यहाँ पर हो गया 10 ml, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 50 ml, 50 का है, अगर 100 का तो 100 ml। इस तरीके ग्रेजुएटेड मतलब उसमें मार्किंग रहती है। एक ब्यूरेट आती है, ब्यूरेट इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें भी यहाँ 0 होता है और यहाँ अगर 50 ml की तो 50 होगा और 20 ml है तो यहाँ 20 रहेगा। और इसको एक ब्यूरेट स्टैंड से हम इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं। ये आपकी लैब में प्रैक्टिकल्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल्स आप करेंगे, उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। एक पिपेट होती है, पिपेट इस तरीके की हमारी होती है। ठीक है, जो सांप की जो बीन होती है उस तरीके की, लेकिन ये पूरी ग्लास की बनी होती है और थोड़ी इसके ऊपर मार्क्स रहता है। जैसे 20 ml है तो 20 रहेगा, या 10 ml की भी होती है, 15 ml की भी। इससे हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए लीटर और ml में क्या रिलेशन है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। आपसे 0.5 लीटर पूछा तो 500 ml हो गया। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें इसमें डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होते हैं। अगर यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। अगर यहाँ हम क्यूब कर देंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब वाला टर्म है वॉल्यूमेट्रिक, तो हमने 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा इसमें चेंज हो गया। नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो देखिए इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको जो नोट्स दिए उसमें भी मेंशन कर रखा है कि C/5 इक्वल टू F - 32/9 इक्वल टू K - 273/5। ठीक है, अगर आपको सेंटीग्रेड दिए और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फार्मूला यूज करिए। फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेंटीग्रेड में चेंज करना है तब भी यही फार्मूला यूज होगा। और अगर आपसे पूछा गया कि फ़ारेनहाइट में दे रखा है और किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो ये फार्मूला आप यूज करिए। एंड वाइस वर्सा, अगर आपसे ये पूछा गया है कि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और चेंज करना है किस में, केल्विन में, तो ये वाला फार्मूला यूज करिए। ठीक है, इसको एक दूसरे के इक्वल रख करके वैल्यू पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सिंपल मैथमेटिक्स है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 35 सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। तो ये सेकंड वाला फार्मूला लगाया है, कौन सा, C/5 इक्वल टू F - 32/9। यहाँ C की वैल्यू दी हुई है कितनी, 35, तो 35/5 × 9 और प्लस 32। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सेंटीग्रेड से केल्विन में देखिए वैसे क्या रिलेशन आता है हमारा, C/5 इक्वल टू K - 273/5। लेकिन 5 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल फार्मूला क्या बनेगा, C इक्वल टू K - 273। K निकालना है तो C + 273 कर दीजिए। C हमारा कितना, 35, उसमें 273 आप प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस स्टैंड। देखिए ये साइंस की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को मेजर करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे जो चीज़ें होती हैं उनको भी मेजर करते हैं। तो ये सारे स्मॉल जो चीज़ें होती हैं, जो माइक्रो लेवल की, एटम, मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, है ना, तो उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। पीको का मीन्स हो गया 10⁻⁻12 मीटर। देखिए 1 बाई, ये 10⁻1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 1 पिकोमीटर। नैनो बोलेंगे तो नैनो में क्या होगा, 10⁻⁻9, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये नैनो हो गया। सेंटीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा,
है ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और डेसीमीटर देखिए ये होता है मिली सेंटी डेसीमीटर। तो ये हमारा 1 मीटर है, इसमें 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद एन एग्जाम्पल। देखिए 3 लॉज हमने बताए थे। पहला था लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन, और थर्ड है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों ही लॉज मैंने आपको नोट्स में बता रखे हैं, उनको आप पढ़िए और याद करिए। थर्ड लॉ यहाँ पर पूछा है, तो ये क्या कहता है कि अगर कोई हमारे 2 एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके एक से ज़्यादा एलिमेंट बनाते हैं, तो उसमें अगर हम एक एलिमेंट को कांस्टेंट कर लें, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को हम कांस्टेंट कर लें तो ऑक्सीजन का जो दोनों में रेशो होगा, है ना, एक हमारा H2O है और दूसरा हमारा H2O2 है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो कांस्टेंट हो गया, कितना आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे तो पहले में कितना है 16 और दूसरे में कितना है 32। तो इनमें एक सिंपल रेशो होगा कितना 1:2। ये हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन है। मैंने नाइट्रोजन के ऊपर वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है नोट्स में, उसको आप देखना तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। डाल्टन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद बहुत साइंटिफिक वर्क किया, है ना। उनका जो काम था वो रियली वेरी अप्रिसिएटेबल था, है ना, बहुत ग्रेट वर्क उन्होंने किया। उन्होंने एक तरीके से जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी एक फाउंडेशन बनाई, है ना। हालांकि उनके सारे मोस्टली जो ऑब्जर्वेशंस थे वो मॉडिफाई हो गए, लेकिन फिर भी हम उनको एक क्रेडिट दे सकते हैं कि भाई उन्होंने जो वर्क किया उस टाइम पर जब कोई इतनी रिसर्च नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे उन्होंने बताया कि मैटर हमारा एटम से मिलके बना होता है, एटम उन्होंने अनडिवाइजेबल बोला था, लेकिन आज की डेट में वो हमें पता है कि कई पार्टिकल से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने यही बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं सेम एटम के और डिफरेंट के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आइसोटोप और आइसोबार, है ना, वो इसके एक्सेप्शन है। और कंपाउंड एटम बनते हैं, तो ये थोड़ा इसमें भी मॉडिफाई हुआ कि कंपाउंड एटम नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनते हैं। और एक पॉइंट उन्होंने बताया कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर। तो इन्होंने क्या बताया कि एटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, लेकिन जब न्यूक्लियस रिएक्शंस होती हैं तो उसमें न्यू एटम्स भी बनते हैं और जो एग्जिस्टिंग एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वहाँ डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो ये कुछ इनके मॉडिफिकेशंस थे, लेकिन ऐसा है कि कहीं भी अगर कोई रिसर्च होती है तो उसका क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि उस डायरेक्शन में सबसे पहले इनिशिएटिव किसने लिया, है ना। तो डाल्टन को हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा एफर्ट किया, जिसको आगे साइंटिस्ट ने डेवलप किया। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास जैसे H2O है, तो इसमें जितने भी एटम हैं उनके जो एटॉमिक मास है उसके सम के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, कितने हाइड्रोजन के एटम है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, ऐड कर दीजिए 2 + 16 इक्वल टू कितना हो गया 18। ऐसे C2H6 कार्बन का कितना है 2 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12। साथ में कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 6, मल्टीप्लाई किया सम कर दिया 30 हो गया। ऐसे हम ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल विच एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम एंड डिफरेंट। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला में ये बताता है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंपल रेशो क्या है ना। दोबारा सुन लीजिए,
एम्पायरिकल फार्मूला क्या बताता है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, उनका सिंपल रेशो क्या है ना। फिक्स रेशो की बारे में बात नहीं करता, एक्चुअल रेशो के बारे में बात नहीं करता, बल्कि क्या सिंपल रेशो। जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या बताता है कि जो एलिमेंट है उनका एक्चुअल रेशो क्या है। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पायरिकल फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद रखना, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेम की हम बात करें, जो CO2 मॉलिक्यूल है ना, CO2, तो इसका एम्पायरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 हो गई। अब एक केस है H2O2, इसका जो एम्पायरिकल फार्मूला है वो क्या है HO, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 1:1। लेकिन एक्चुअल जो फार्मूला है दैट इज़ H2O2, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। एक और केस समझ लीजिए, C6H12O6, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसमें हमें पता चल रहा है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन के होते हैं और 6 ऑक्सीजन के होते हैं। एम्पायरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2O, C6H12O6, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आ गया, एम्पायरिकल फार्मूला। कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंपल रेशो क्या है, तो वो ये है। एक्चुअल रेशो क्या है, वो ये है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मासेस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मासेस। देखिए मोल का मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, N=W/m। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न रखना है लाइफ टाइम, जब तक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, जब तक केमिस्ट्री के साथ आपको रहना है। ठीक है, तो W क्या है, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास मीन्स ये वाला W, और M क्या, मोलर मास। आयरन का मोलर मास कितना होता है 56, कैल्शियम का कितना होता है 40। ठीक है, तो देखिए 56 ग्राम कार्बन आयरन कंटेन्स इतने एटम्स 1 मोल, तो 56 ग्राम आयरन 1 मोल, तो 7.85 में कितना हो जाएगा, तो W/m। फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। ऐसे आयरन कैल्शियम का करेंगे तो 7.9, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मिलीग्राम, इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में। तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मोलर मास में, और फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मिलीग्राम और ग्राम में हम चेंज करेंगे। देखिए एक ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट शुड बी हीटेड टू प्रोड्यूस 2.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए इसका सबसे सिंपल सा हम बात करेंगे, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख लो क्या कह रही है, 2KClO3, ये हमारी क्या है, पोटेशियम क्लोरेट ClO3। जब इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, 2KCl मिलते हैं प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 2 मोल्स हमारे KClO3 हैं, कितने हैं, 2 मोल्स, इसको हीट करते हैं तो हमें कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, 3 मोल्स मिल रही है। ठीक है, और 3 मोल्स का मतलब क्या हो गया, 3 × 22.4 लीटर। ठीक है, इतने लीटर हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को आप कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2KClO3 है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि KClO3 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए तब ये सॉल्व होगा। सेकंड, 2 मोल्स का मीनिंग क्या हो गया, NTP लिख रहा है, इसका मतलब 1 मोल होता है 22.4 लीटर। 1 मोल कितना होता है, 22.4 लीटर, और 2 मोल्स कितना हो गया, 2 × 22.4 लीटर। ऐसे 3 मोल्स कितना हो जाएगा, 3 × 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए सभी को, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो ये K कितना होता है 39, K कितना है 39, Cl 35, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16,
इतना हमने कर लिया तो 245, इससे हमें कितना मिल रहा है 22.4 इंटू 3 लीटर। 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हम जब हीट करते हैं तो उससे हमें 67.2 लीटर क्या मिलती है, ऑक्सीजन। दोबारा सुन लीजिए, 245 ग्राम जब KClO3 को हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, ये ए नहीं है, ये हमारा क्या एरो है यहाँ पर, ठीक है। 2 KClO3 को हीट कर रहे हैं जिसका वेट कितना है 245 ग्राम, ये हमने मॉलिकुलर मास से निकाल लिया। इससे ऑक्सीजन कितनी मिल रही है हमें 22.4 इंटू 3 यानी 67.2 लीटर। इतने से इतना मिल रहा है। अब इसके बाद आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे कि 2.24 लीटर कितने से मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा 245 डिवाइड बाई 67 इंटू 2.24 यानी 8.17 ग्राम। इतने ग्राम KClO3 को अगर हम हीट करेंगे तो उससे जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आ गया आपका राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए होता है, नोट्स को एक बार देख लेना कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, उसके डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, उनमें से 2 यहाँ पर दिए गए हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि कोई हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, सॉल्यूट जैसे सॉल्ट या शुगर, ठीक है। अब हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना सॉल्यूट है पूरे वाटर के अंदर, है ना, कितना सॉल्यूट है पूरे वाटर के अंदर, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन हम अलग अलग वे में उनको यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं वो मोलैलिटी और मोलैलिटी है ना। एक नॉर्मेलिटी भी आता है। तो मोलैलिटी क्या कहता है कि कितना सॉल्यूट के मोल्स हैं 1 लीटर में, दैट इज़ मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। और ये केवल सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है, ये दोनों के रिस्पेक्ट में, ये केवल सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने डिजॉल्व हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, N/V, है ना, लीटर में। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, N/W इन kg। N क्या होता है हमारा, दोबारा W/M, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/M इंटू V इंटू 1000। इसका क्या हो जाएगा, W/M इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ठीक है। ये ml में आ गया, ये ग्राम में आ गया। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2000 kg ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होती है, CaCO, देखो यहाँ दे रखी है ये वाली, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर रहे हैं तो CaO और CO2 ये मिलता है। तो CaCO3 कितना हो गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 से कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है हमें 56, ठीक है। और कितना दिया हुआ है हमें 2000। तो देखिए इसको हम ऐसे लगेंगे 100 की, अच्छा इसमें ये भी है 95% प्योर है, 100% नहीं है। जब 95% है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 200 है तो उसका कितना हो गया, ये 2000 यहाँ kg में दे रखा है, यहाँ उसने 200 kg के हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर 2000 के हिसाब से करना चाहो तो यहाँ तो 2000 कर देना, और अगर 200 के हिसाब से करना चाहो तो इसको फॉलो करना, ठीक है। अभी हम यहाँ 200 के हिसाब से ले रहे हैं, इसको 200 कर दे रहे हैं, ठीक है। 95% है तो 200 का 95% कितना हो गया 190 kg। इतना हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हम इसको
इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक होता है। तो 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या जो CaO देगा वो कितना देगा 56। कैसे 56 देगा? CaO कैल्शियम 40 और ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 56। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 kg इतना देता है, तो 190 kg कितना देगा? तो 190 अपॉन 100 इंटू 56। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया, ये आपको यूज़ करना है। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास कोई हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे 5 मोलरिटी का है, और उसको हमें कितने में चेंज करना है? 1 मोलर में करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि M1V1 इक्वल टू M2V2। तो यहाँ देखिए 4 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू 2 लीटर ऑफ 6 मोलर। ये हमारे पास दे रखा है ना। उसको हमने क्या किया, 4 लीटर वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया, तो उसके बाद उसकी मोलरिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा ये पूछा है। तो देखिए वॉल्यूम हमारा V1 कितना था 2 लीटर, मोलरिटी कितनी थी 6 मोलरिटी। अब हमने क्या किया, फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया V2, उसमें 2 और ऐड कर दिया, 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 6, V1 कितना है 2, M2 निकालना है, और V2 कितना हो गया 6। सॉल्व करिए तो मोलरिटी हमारी कितनी हो जाएगी 2 मोलर। ठीक है, इस तरीके से एक मोलरिटी को दूसरे मोलरिटी में हम चेंज कर सकते हैं। What volume of 10 molar HCl and 3 molar HCl should be mixed to obtain 1 liter of 6 molar HCl? देखिए ये ऐसी कहानी है कि आपके पास एक मिल्क है ना, वो किसका है? गाय का है। और एक मिल्क है वो किसका है? बफेलो का है। ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम है आपके पास और ये भी कुछ वॉल्यूम है। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जब इनको मिक्स कर देते हैं तो जो फाइनल हमारा बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी? समझ में आ रही है? इसकी कंसंट्रेशन A है, इसकी B है, दोनों को मिक्स कर दी तो क्या हो गई, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है M1V1 + M2V2 इक्वल टू M3V3। ठीक है, तो देखिए हमने जो वॉल्यूम है वो मान के चलिए कितना ले लिया, V ले लिया, और जो दूसरा वाला है वो कितना है 1 - V कर दिया, क्योंकि टोटल कितना 1 लीटर। फाइनल हमारा कितना हुआ है 1 लीटर, तो वो भी हमने ठीक है 1 ले लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला कितना लिया 10, कितने में ऐड किया 3 में, और फाइनल जो कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट इज़ 428 लीटर। इतना हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसको हम माइनस कर देंगे, 3m का कितना रिक्वायर्ड होगा वो निकल करके आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो देखिए कोई भी हमारा नंबर है उसमें जो पावर होती है उसको हम काउंट नहीं करते। तो कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 3। सेकंड ये, तो जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो इसमें कितने हो गए 4 हो गए। 100 में कितना होगा 1, क्यों? क्योंकि इसको हम ले सकते हैं 1.00 × 10⁻², और पावर को हम काउंट नहीं करते। तो कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके लिए रूल्स हैं सिग्निफिकेंट के। देखिए क्या रूल्स हैं कि नॉन जीरो ऑल सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो में 3 कैटेगरीज हैं, एक होता है लीडिंग जीरो, एक होता है कैप्टिव जीरो, और एक होता है ट्रेलिंग जीरो। तो जो लीडिंग जीरो होता है हमारा, है ना, लीडिंग जो सबसे आगे वाला होता है उसको हम काउंट नहीं करते। कैप्टिव को काउंट करते हैं, ट्रेलिंग को काउंट करते हैं। ठीक है, नॉन जीरो को काउंट करते हैं। इसके अलावा कोई हमारा जो एग्जैक्ट नंबर है जैसे 12 है, तो इसमें हमारे अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, और जो पावर है उसमें कोई भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
है ना। इसको आप कम से कम 2 टाइम प्रैक्टिस करना, तब ये आपको समझ में आएगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि एक कोई सब्सटेंस है, उसमें आपको एलिमेंटल एनालिसिस दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको पता लगाना है कि वो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, विटामिन सी है जो कि स्कर्वी जो डिसीज़ होती है उसको रोकने में हेल्प करती है, उसका हमने 0.2 ग्राम बर्न किया, है ना। उसका हमने कितना 0.2 ग्राम बर्न किया, तो उससे हमें CO2 मिल गया इतना और H2O मिल गया इतना। ये हमारी एनालिसिस थी, है ना, ये हमारा डेटा था। उससे अब हमने क्या किया, पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला। CO2 से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं और H2O से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। दोबारा सुन लीजिए, CO2 से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं और H2O से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 + 16 × 2 कितना हो गया, 44, ठीक है। तो 44 ग्राम में कार्बन कितना है, 12 ग्राम, तो 12/40 कर दिया हमने, इनटू कितना मिला ये, है ना, और इनटू 100 क्यों किया हमने, ताकि किस में आ जाए, परसेंटेज में निकल के आ जाए, ठीक है। ये आ गया हमारा 47, और डिवाइड बाई 0.2 क्यों किया है, क्योंकि 0.2 ग्राम हमने विटामिन सी लिया था। दोबारा सुन लीजिए इस पूरे फॉर्मूले का स्ट्रक्चर, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 12 ग्राम, तो 12/44 हो गया। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, इतनी थी, इतने में कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल हमारा ये कितने से मिला, 0.2 ग्राम को बर्न करने से मिला, तो 0.2 से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे हाइड्रोजन का आप सोचिए क्या होगा, हाइड्रोजन को हम किससे कर रहे हैं, वाटर से। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2/18 हो गया, इनटू अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वाटर मिला ये, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कितना हमने विटामिन सी को बर्न किया था, इतना ग्राम, तो इससे हमने कर दिया, पूरा हमने सॉल्व किया तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारा कैसे निकल के आएगा, 100 माइनस अदर एटम्स, तो कितना हो गया, 47, ठीक है। ये हमारे परसेंटेज आ गए डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब उसके बाद आपको ये टेबल बनानी है, ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम 2 बार इस तरीके के क्वेश्चन करना। आपकी NCERT में ऐसे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, है ना। अगर ये चैप्टर सिलेबस में तो एक क्वेश्चन इस पर ज़रूर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे पहले हमने परसेंटेज निकाल ली, उसके बाद इनका एटॉमिक मास लिखा, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स यानी मोल्स निकाले हमने। कैसे निकाले, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 47/12, 4.5/1 एंड 47/15, सबको हमने सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया, रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रेशो निकालेंगे। सिंपल रेशो कैसे निकालते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट सबको पता होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, कौन है सबसे छोटा, ये, इससे सबको डिवाइड कर दो। इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको डिवाइड किया 1.5, इसको किया तो ये आ गया, ठीक है। यानी कार्बन हमारा कितना है, 1.33, हाइड्रोजन कितना है, 1.5, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। तो रेशो हमारा क्या आ गया, C 1.33, हाइड्रोजन 1.5, ऑक्सीजन 1। ये एम्पायरिकल फार्मूला है, ये हमें ये बताता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का सबसे सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, तो वो क्या होगा, 1.33 कार्बन होगा मिनिमम, उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन 1.5 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है C8H9O6, ये हमने क्या किया, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से, ठीक है। 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C8H9O6, ये एम्पायरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 है, इनको आप कर लीजिए। इसके अलावा NCERT क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके।